नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे लोकतंत्र के सबसे बड़े मेले की, जश्न की, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यहां मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। भारत के बारे में कहा जाता है और हम भी ताल ठोकते हैं, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं हम, और हैं भी। 97 करोड़ वोटर अपने मत का इजहार करने वाले हैं इन लोकसभा चुनाव में। 10 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं, 10 लाख से ज्यादा। कुल मिलाकर 2400 पार्टियां हैं इस देश में, 2400। 1.5 करोड़ कर्मचारी चुनाव में लगाए गए हैं, 1.5 करोड़। और सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं है, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही निपटाए जाएंगे। आंध्र, अरुणाचल, उड़ीसा और सिक्किम। अब यह जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूं? इतना बड़ा जश्न, इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा आयोजन, और वो भी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी दरअसल किसकी है? जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग को चलाते कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इनकी भूमिका बराबर की होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ कर दी है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अनूप चंद्र पांडे, इनका कार्यकाल पूरा हो गया 15 फरवरी को, पिछले महीने, तो वो पद रिक्त पड़ा था। और अब अरुण गोयल ने यकायक इस्तीफा दे दिया, 2 दिन पहले की बात है। तो चुनाव आयोग को चलाने के लिए एक मुख्य चुनाव आयुक्त रह गए हैं। इतना बड़ा चुनाव और आयुक्त का अभाव। चुनाव कितने पारदर्शी, कितने निष्पक्ष हो जाएंगे, हो पाएंगे, यह अपने आप में सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि भर्ती के लिए ये जो खाली पद पड़े हैं, 2 पद जो खाली पड़े हैं, उसके लिए 15 तक एक बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री मोदी ने। जो कमेटी होती है जो चुनाव आयुक्त को सिलेक्ट करती है, उसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, अभी ऐलान नहीं हुआ है कौन केंद्रीय मंत्री इस समिति का हिस्सा होंगे, और नेता प्रतिपक्ष यानी कि अधीर रंजन चौधरी। खबरों का बाजार, कयासों का बाजार गर्म है और लगभग पुख्ता संकेत मिल रहे थे कुछ दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक, कि 15 मार्च तक चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। भाई, अप्रैल और मई के अंत तक सरकार भी बननी है, यह संवैधानिक मजबूरी भी है। तो चुनाव आयोग में जो हो रहा है, कहीं विलंब तो नहीं हो जाएगा? तारीखों की घोषणा में देरी तो नहीं हो जाएगी? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि आजाद भारत के इतिहास में पहले तो एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, फिर 3 सदस्यीय पैनल बन गया। चुनाव से ठीक पहले ऐसा अभाव आज तक देखने को नहीं मिला है। और अरुण गोयल, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इस पर राजनीति जमकर हो रही है। सरकार चुप्पी साधे बैठी है, कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। और अरुण गोयल के बारे में आपको बता दूं कि पिछले साल इन्होंने वीआरएस लिया था। वीआरएस, ये सेक्रेटरी थे भारत सरकार में, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को ऑप्ट किया। अगले ही दिन इनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया, तुरंत में। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी भी की थी। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने?
आखिरकार किस बात की इतनी जल्दबाजी थी जो वीआरएस लेने के अगले ही दिन अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्ति दे दी गई। कानून मंत्री ने शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सूची में से 4 नाम चुने। फाइल 18 नवंबर को विचार के लिए रखी गई और उसी दिन आगे बढ़ा दी गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी उसी दिन नाम की सिफारिश कर दी। हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन यह सब कुछ बहुत ही जल्दबाजी में किया गया। अब यहां पर एक और टाइमलाइन आपके सामने पेश करना जरूरी है। 8 मार्च को इस्तीफा दिया। 4 और 5 मार्च को अरुण गोयल कोलकाता में थे। वहां पर आम चुनाव की तैयारियों का इन्होंने जायजा लिया। 8 बजे तक मीटिंग में शामिल। 5 मार्च को तबीयत बिगड़ गई, दवाइयां ली, डॉक्टर को बुलाया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन 6 मार्च को निर्वाचन सदन में एक बैठक थी चुनाव आयोग की। ऑफिस गए लेकिन कोई मीटिंग नहीं की। ऑफिस गए। 7 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में एक बैठक हुई। अरुण गोयल ने इसमें हिस्सा लिया। इंटरनेशनल मीडिया भी वहां पर मौजूद था। विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजन था। और 8 मार्च को गृह सचिव अजय भल्ला के साथ एक मीटिंग हुई। अरुण गोयल को शामिल होना था। सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर यह मीटिंग की गई थी। लेकिन मीटिंग से पहले ही अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। अब तृणमूल की माने तो यह सिलसिला शुरू हुआ बंगाल के दौरे से कि बंगाल के दौरे में गए और बीजेपी जो बंगाल पर सरकार पर आरोप लगाती है कि वहां सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं है, ध्रुवीकरण बहुत हो रहा है, गुंडागर्दी है, जंगल राज हो रहा है, कि अरुण गोयल ने ऐसा कुछ नहीं पाया। यह दावा कर रही है तृणमूल। और यह दिल्ली में लोगों को रास नहीं आया। तो जो फेवरेट बने फिर रहे थे, इस्तीफा देने के अगले ही दिन चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था, उन्होंने इस्तीफा देना ज्यादा बेहतर समझा। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो बीजेपी के चुनाव पर टिकट लड़ेंगे। जैसे एक जज इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो लिए। कोई मतभेद है क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और अरुण गोयल के बीच? यह सवाल जयराम रमेश भी पूछते दिख रहे हैं। पर इसमें बड़ा सवाल यह है, अब नए चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए जाएंगे, ठीक चुनाव के मौके पर यहां भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो बाजार है वो और गर्म होता दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें सिमटा हुआ है चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर। क्या वो फिर सवालों के घेरे में आ गई है? ऐसे में आज का सीधा सवाल, और उसकी मानगी मैंने आपके सामने पेश कर दी है। देश का सबसे बड़ा चुनाव आयुक्त का अभाव और नियुक्ति पर विपक्ष चिल्लाए, चुनाव में देर ना हो जाए। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, एनडीए ही खेमे से दूसरे शख्स एलजेपी रामविलास पासवान गुट के मुख्य प्रवक्ता, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं AK वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मानव जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग और एक बेहद ही खास मेहमान, एक्सक्लूसिव है ये हमारा एबीपी न्यूज का, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं SY कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, इतना बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव, और आयुक्त का एक अभाव, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नसीम जैदी भी 1 महीने के लिए अकेले ही थे LCEC, कोई EC नहीं था, पर यहां तो चुनाव सर पर हैं। ये ऐसा पहले कभी हुआ? और जो ये हुआ है, इसे देखकर आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आई?
संदीप जी, इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, मुझे नहीं अंदाजा था कि ये एक डिस्कशन में मैं शामिल हूं। नहीं मैं नहीं नहीं, ये डिस्कशनों आपके में साथ नहीं। एक्सक्लूसिव है, आप डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। हाँ, कोई उसके आप मुझे उसकी चिंता निकलना मत है। कीजिए। उसके बाद आप करते रहिएगा जी। ना। अब आपका पहला सवाल कि इलेक्शन बिल्कुल जब सामने है और ये वाकया पेश आया, तो ये तो अभी मालूम नहीं कि गोयल साहब ने क्यों रिजाइन किया। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि इससे कोई देश को तशवीश की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन जो है, मैंने बार बार एक लफ्ज यूज किया है कि इंडिया का इलेक्शन सिर्फ 3 इलेक्शन कमिश्नर नहीं कराते, बल्कि 1 करोड़ 20 लाख लोग, यानी अब वो 1 करोड़ 30 हो गए हैं, ये लोग कराते हैं। और एक से एक ब्राइट उसमें अफसर है, सारे कलेक्टर्स हैं, एसपीज हैं, ये कराते हैं। और हम तो ऑटो पायलट पे हैं, जैसे एयरप्लेन चलने टेक ऑफ करने के बाद अपने आप चलता है कंप्यूटर से, तो ऑटो पायलट पे इलेक्शन होता है। कोई चिंता की बात नहीं, इलेक्शन होगा और खूब होगा। अगर एक आदमी भी है सीईसी तब भी होगा, तीन दो दो और ज्वाइन कर लेंगे तो भी होगा। हालांकि उनको अभी फिलहाल कोई तजर्बा नहीं होगा, बट डजंट मैटर। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं कि हमारी मशीनरी इतनी ट्रेंड और इतनी एक्सपीरियंस है कि वो इसको खुद संभाल लेती है। एक्सेप्ट फॉर द मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के जो कंप्लेंट्स आती है, उसमें तीनों को एक साथ बैठ के एज ए अदालत बैठना होता है, वो जरूरी। बाकी तो सारे हमारे अफसर करते हैं और खूब बढ़िया करते हैं। आपने कहा ऑटो पायलट पर है, पर देखिए वो सीजर्स वाइफ वाली जो पुरानी सेइंग है, अबव सस्पिशन, एक लोगों का विश्वास है, भरोसा है चुनाव आयोग पर। चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग से इस्तीफा दे देते हैं ठीक चुनाव से पहले, और ऐसे शख्स जो वीआरएस लेकर अगले ही दिन नियुक्त किए गए बतौर चुनाव आयुक्त, जो 2025 में सीईसी बनने वाले थे और 2028 तक जिनका कार्यकाल रहना था, तो सवाल तो उठेंगे ना, वो लाजमी सवाल है ना एस वाई कुरैशी साहब। सवाल उठने में कोई वो नहीं है, सवाल जरूर उठे हैं और उसके जवाब जरूर आएंगे। वाकई ये हैरानी की बात है कि जो इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे, सीईसी बनना उनका लाजमी था, 2027 तक रहना था। कोई बहुत ही कंपेलिंग रीजन हुआ होगा जिस वजह से उन्होंने रिजाइन किया, वरना आसान सीईसी से डिफरेंसेस की वजह से रिजाइन करना नहीं होता। रोज वो सीईसी के साथ पंगा ले सकते थे, तो सीईसी से डिफरेंसेस की वजह से रिजाइन करना तो वो एक लॉजिक में नहीं जचता। इसलिए क्यों उन्होंने रिजाइन किया, ये चीज तो बाद में आएगी। लेकिन अब आगे क्या होगा कि बाकी के 2 मेंबर, मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन के अंदर 2 और आदमी अपॉइंट हो जाएंगे। कुरैशी साहब, अगर हम हाँ, 2019 के हाँ, लोकसभा चुनाव की बात करें और जो आपने हाँ। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का जिक्र किया, उसके उल्लंघन को लेकर 5 शिकायतें थी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, जिस पर जी, जी। एक तनाव भी हुआ, मतभेद थे सीईसी और चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के बीच। आखिरकार उन्हें जी, इस्तीफा देकर और मनीला जाना पड़ा एडीबी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के हाँ। तौर पर। यह जी, पहली जी, बार जी, नहीं वो हो रहा है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। और अशोक लवासा वाले सर्कमस्टेंसेस तो बड़े क्लियर थे कि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे या ऐसे ओपिनियन वो रह रहे थे जो पावर दैट बी उनको सूट नहीं किया, तो उसकी वजह से ही वाज हाउंडेड आउट। दैट इज द वर्ड आई वुड लाइक टू यूज। तो ये वेदर इस केस में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, वो तो हाउंड आउट हुए थे। तो वो दूसरा, लेकिन मैं ये भेड़िया बताना भेड़िया चाहूंगा। यही तो कर रहा है विपक्ष की जी, पारदर्शिता पर सवाल अब वो उठा रहा है कि नहीं, सरकार अपने जैसे आदमी को, वो तो अपने आईटी सेल से, कांग्रेस के नेता, तृणमूल के नेता ये कह रहे हैं किसी को भी बिठा देंगे। नहीं, डजंट नहीं, बोड देखिए वेल फॉर द दूसरी चीज ईसी, डज इट? है। या क्या आपने क्या लास्ट में क्या सेंटेंस इट बोला? डजंट बोड वेल फॉर द ईसी, डज इट? well, no, not really। ये जो अभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इन्होंने किस वजह से रिजाइन किया बोलते हो, ये तो मालूम नहीं, सामने आ ही जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, आना उनकी जो चाहिए अपॉइंटमेंट के सामने। बारे में आना चाहिए, लेकिन आपने जो अभी उनके अपॉइंटमेंट के बारे में कंट्रोवर्सी बताई ना, वो सब खूब चली थी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि सारी मिस इन्फॉर्म थी, सब बिल्कुल, किसी को रूल ही नहीं मालूम, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट। क्या प्रॉब्लम था वीआरएस एक दिन में एक्सेप्ट करने में? कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगले दिन जो मैं कहता हूँ वीआरएस की जरूरत ही नहीं थी, ये किसी को रूल नहीं मालूम। मैंने भी एक दिन में ज्वाइन किया था। रूल ये है, और किसी को नहीं मालूम, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम, कि रूल ये है कि जिस वक्त आपका अपॉइंटमेंट हो जाए और आप साइन करें कि जी मैंने ज्वाइन कर लिया, इट इज कंसिडर्ड डीम्ड रेजिग्नेशन।
मैं रिजाइन करूं न करूं, वीआरएस लूं न लूं, डजंट मैटर, रेजिग्नेशन माना जाता है कानूनी तौर पे, मैं उसके थ्रू हुआ हूं, इसलिए उस पर इतनी कहानी बनाना जल्दी, नहीं, ये जरूर है कहानियां कि बहुत है जल्दबाजी ना में जो कुरैशी साहब। देखिए, जी, राजनीति में टाइमिंग इज ऑफ असेंस। अभी जैसे नहीं, फेयर सीए एनफ, 4.5 साल से वो सारा कानून, वो कानून पास हो गया था, नोटिफिकेशन 4.5 साल बाद आज बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले हो रही है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब टाइमिंग को नहीं, लेकर एक बात मैं जो आपसे जी, पूछना चाहूंगा, पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक विचार पेश किया था सरकार के सामने कि भाई जो समिति बने, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करे, उसमें प्रधानमंत्री होने चाहिए, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, जब तक कि नया कानून ना बने। दिसंबर जी, में सरकार ने वो कानून बना दिया और जी, कानून में ये 2:1 है, मतलब सरकार ही तय करेगी ना, वो तो सेरेमोनियल जी, एक पोस्ट कर दी लीडर जी, ऑफ ऑपोजिशन के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि, और आपने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोलिजियम बताया था वो इंटरिम था, इंटरम था, उन्होंने जब सिर्फ ये तक कि नया डायरेक्शन दी कानून थी, ना बने। हाँ, जब तक के नया, अच्छा, नया कानून के लिए सरकार को आदेश दिया। नया कानून में सरकार ये भी कह सकती थी कि जो 70 साल से सिस्टम चल रहा है वही चलेगा, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था, लेकिन सरकार ने कोलिजियम बनाया। लेकिन ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो कोलिजियम है, ये इट्स ए शैम, इट्स टोकनिज्म की एक लिमिट है कि 2-1 तो पहले से हो गया, एग्जैक्टली। जजमेंट हमको पहले से पता है, फिर कमेटी की क्या एग्जैक्टली, जरूरत है? फिर कमेटी की भी क्या जरूरत है, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। दूसरी एक और जो इसमें फ्लॉ है इस एक्ट में कि एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी तो बनाई, वो बहुत अच्छा आइडिया है कि 200 डॉसियर्स में से देख दिखा के 5 को वो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, मेहनत बचेगी। और वो कॉलेज उसमें ये कर दिया कि वो 5 तो वो देखेंगे, लेकिन वो अपने तौर पे छठा भी देख सकते हैं। तो ये कोलिजियम के ये जो शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी के साथ तो मजाक हो गया, 200 फाइलें उन्होंने देखी, 5 आदमी छठे, उनके साथ मजाक कीजिए, वो सब आपके बेकार है, लाओ हम छठा ले लेते हैं। दिस इज ऑल्सो रिडिकुलस, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये क्यों, ये कानून में कैसे आ गया? दिस नीड्स टू बी चैलेंज। ठीक है। तो और ऐसे में आखिरी तीसरी सवाल चीज, कुरैशी साहब, देखिए, निष्पक्षता और पारदर्शिता, ये मेला है, ये जश्न है, पर इसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता ना हो तो चुनाव ही बेमानी हो जाता है। ये जिम्मेदारी बिल्कुल चुनाव आयोग की है। ये चुनौती अब मुंह जी, बाय खड़ी है, कसौटी पर कसा जाएगा चुनाव आयोग, हमेशा कसा जाता है। जी, जी, अनफेयर जी, क्रिटिसिज्म भी कई बिल्कुल, बार होती है, लेकिन इस बार बड़ी चुनौती है। जी, जी, बिल्कुल। चुनौती तो एक्चुअली हर इलेक्शन में होती है, लेकिन इस बार चलिए जरा ज्यादा ही है। लेकिन वो कंसिडरिंग के अभी 2 और जो 1 हफ्ते के अंदर लग जाएंगे। और क्योंकि एक और चीज जो एक्ट में अच्छी चीज हुई है, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक लॉ में ये नहीं था कि कौन लगाया जाएगा, किसी को भी सड़क से उठा के लगा सकते थे कानूनी तौर पे। ये बात दूसरी है कि सरकारें अपने विजडम में सिर्फ सेक्रेटरी रैंक के अफसरों को लाती रही हैं, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दुनिया में ग्लोरी दिलाई है। इन्होंने क्लियर कर दिया इस एक्ट ने कि सिर्फ सेक्रेटरी रैंक का अफसर होगा। अब सेक्रेटरी रैंक पे पहुंचने के लिए आपको मालूम नहीं, 100 आईएएस अफसर शुरू करते हैं तो 5 पहुंचते हैं, 7 पहुंचते हैं, तो वो ब्राइट तो होते ही होते हैं। तो उन ब्राइट में से 5 चुने जाएंगे। मैं अगर डिसीजन मेकिंग उसमें होता तो मेरी शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी जो 5 प्राइम मिनिस्टर को से अप्रूव करा के तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कहता है कि इनमें से किसी पे उंगली रख दो, जिसको चाहो ले लो, क्योंकि 5 मेरे तो हैं ही ऑलरेडी। उसमें से आप भी खुश, मैं भी खुश। बहुत तो बहुत जो शुक्रिया। ऑप्टिक्स होती हैं, देखने में अच्छा लगना चाहिए, लोगों का परसेप्शन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए जरूरी होता है। इसलिए ये कोलिजियम जो है बड़ा फ्लॉड वो है, कोलिजियम के 2-1 तो ऑलरेडी है, दिखाई दे रहा है। लब्बो लुबाब ये भी निकल कर आ रहा है, चुनाव तो हो जाएंगे, ऑटो पायलट पर है। बात का बतंगड़ खामखां का हो अल्लाह कर रहे हैं क्या गुरदीप आप? शुक्रिया संदीप जी। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और मुझे हैरत हुई कि ऐसी बातें बोली गई कुरैशी साहब द्वारा। मेरा सवाल सिंपल सा है आपसे, अगर चुनाव ऑटो पायलट पे ही होते हैं, अगर 3 इलेक्शन कमिश्नर का कोई ऐसा रोल नहीं होता जो ना होने से नुकसान हो रहा है, तो अशोक लवासा जी ने जब रिज़ाइन किया तो CIC का ये रूलिंग, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की रूलिंग थी कि उनका डिसेंट नोट था, अशोक लवासा जी का डिसेंट नोट था। किस इशू पे था?
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के कंटेंट को लेकर कोई आपत्ति दर्ज की थी और सीआईसी ने कहा था इसको डिस्क्लोज नहीं करें क्योंकि इसका खुलासा करने से अशोक लवासा जी को खतरा हो सकता है। यानी ऐसे भी इश्यूज आते हैं इलेक्शन कमीशन में जिसमें तीनों इलेक्शन कमिश्नर के बीच में बातचीत होती है और उनको जुडिशियल रोल प्ले करना पड़ता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस की बात होती है, ये रोल होता है। 3 इलेक्शन कमिश्नर इसलिए नहीं थे कि वो 1 करोड़ 20 लाख लोगों का काम करेंगे। 3 इलेक्शन कमिश्नर इसलिए थे ताकि एक व्यक्ति फैसले ना ले, जहां पे भी मतभेद की बात आए, जहां पे भी अलग अलग व्यूज की बात आए, वहां पे 3 लोग मिलकर फैसला लें। ये फैसला लेने की प्रक्रिया आज खत्म हुई क्योंकि 2 इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। एक ने 1 महीना पहले रिटायर हुए थे, 1 महीने से आपने अपॉइंट नहीं किया सरकार ने, और दूसरे ने रिजाइन किया। तो सरकार की तरफ से यह जरूरी भी नहीं समझा गया कि दिक्कत क्या है, रिजाइन क्यों किया गया। आज पूरे देश को मालूम भी नहीं है। संदीप जी, इलेक्शन कमीशन जो होता है वो लोकतंत्र का दिल है। वो जब तक ठीक से धड़केगा लोकतंत्र ठीक से चलेगा। अब इस दिल में कुछ खराबी आई तो कम से कम सरकार बताए तो जनता को खराबी क्या आई है। ये जो कहना है कि सब कुछ ऑटो पायलट पे चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये गलत बात है। आज अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से हम अगर कोई शिकायत लेके जाते हैं इलेक्शन कमीशन पे तो तीनों इलेक्शन कमिश्नर बैठकर उसका फैसला करते हैं। आज केवल एक व्यक्ति करेगा, कोई गुंजाइश नहीं है आज अगर कोई शिकायत होगी कि कोई भी ऐसा व्यू आए जिसमें कि अलग अलग व्यूज अलग अलग पार्टी की तरफ से 3-4 दिन में हो जाएंगे, बाकी 2 भी नहीं। ये जो पूरी बात कही जा रही है गुरदीप, 3-4 दिन में तो हो जाएंगे ना, 3-4 दिन में हो जाएंगे। सवाल ये है कि एक संदीप जी, ये प्रक्रिया को देखिए। पहले अशोक लवासा ने 2 साल पहले रिजाइन किया। रिजाइन करने के कारण क्या हुए आज तक नहीं पता, लेकिन हमको पता है उनके परिवार पे ईडी की रेड हुई, उनके परिवार पे आईटी की रेड्स हुई। ये तो पूरा देश जानता है। उन्होंने रिजाइन किया तो सीआईसी ने कहा कि नहीं, उनका डिसेंट नोट खुलासा नहीं करना चाहिए, खतरा हो सकता है। फिर इलेक्शन कमीशन के चुनने की प्रक्रिया सरकार ने चेंज कर दी। वो प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें हिस्सा रहेंगे, हटा दिया, उसकी जगह मंत्री रख दिया। आज प्रधानमंत्री, एक मंत्री और नेता विपक्ष होंगे। तो जब 2 लोग सरकार के होंगे तो फैसला पहले से तय है। कौन सा मंत्री है जो नेता विपक्ष के साथ कहेगा कि पीएम गलत कह रहे हैं और नेता विपक्ष ठीक कह रहे हैं। अगर कमेटी में कोई नाम आएगा और अगर उस पर आपत्ति है नेता विपक्ष को, तो क्या प्रधानमंत्री से डिसएग्री कर सकते हैं उनके मंत्री? चीफ जस्टिस तो कर सकते थे। तो ये प्रक्रिया चेंज की गई और अब 1 महीने से वैकेंसी खाली है तीसरे व्यक्ति की, वो आपने भरी नहीं, और जिन्होंने रिजाइन किया उसके बारे में आपने कुछ देश को बताया नहीं। अभिषेक, सरकार को ये तो बताना चाहिए ना भाई, ये सबसे बड़ा जश्न है, यही लोकतंत्र की कसौटी है कि भाई चुनाव आयोग चुनाव घोषणा से चंद रोज पहले इस्तीफा क्यों दे देते हैं। क्या देश को यह पता नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से देश को हर मसले की जानकारी होनी चाहिए। लोकतंत्र का एक मजबूत उदाहरण हमारा देश इस पूरे विश्व में है और एक मजबूत लोकतंत्र को रिप्रेजेंट किया है हमारे देश ने। हर किसी की यही इच्छा और महत्वाकांक्षा होती है कि चीज़ें पारदर्शी हों और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट भी हों। हर किसी की यही महत्वाकांक्षा होती है। अब उन्होंने किन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया है, चुनाव सर पर हैं, हर पार्टी और हम लोग भी चाहते हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव की पूरी प्रक्रिया हो और कहीं ना कहीं मनमुटाव तो होगा। जो आदमी मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाला है, वीआरएस लेकर चुनाव आयुक्त बना था और 28 तक जिसकी टर्म थी, वो ऐसे ही तो इस्तीफा दे नहीं देगा। नहीं, देखिए, अब पर्दे के पीछे की कोई कहानी है या नहीं है, निजी कारणों से इस्तीफा दिया गया है या कोई प्रोफेशनल मसला या बातचीत है आयोग के अंदर, इस बाबत हमारे पास तो जानकारी नहीं है। लेकिन अगर तो गुरदीप जो आरोप लगा रहे हैं, जवाब यही होगा, दरअसल चुनाव आयोग, तीनों आयुक्त एक अदालत का काम भी करते हैं। जो आदर्श आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है, उसका उल्लंघन आम बात होती है। और उसमें अशोक लवासा ने जो रेड फ्लैग किए थे उनको दिक्कतें भी आई। अब क्या इस बार गुरदीप का आरोप ये है कि बिल्कुल प्लांट लोगों को आप बिठा देंगे, अपने हिसाब से अदालत चलेगी चुनाव आयोग की, विपक्ष का उल्लंघन होगा, सत्ता पक्ष का उल्लंघन खारिज कर दिया जाएगा। अरे तो इनकी महानता है कि ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि लोग बायस्ड होकर के काम करेंगे।
इनके नेता राहुल गांधी जी ने तो यह तक कह दिया था कि इसका नाम जो हमारी ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसका नाम बदलकर एमवीएम कर देने के लिए, मोदी वोटिंग मशीन। तो ये लोग सिर्फ इंसानों पर शक करते हैं अगर, तो ये तो इनकी महानता है, वरना इनकी तरफ से जो सवाल नहीं आते आपके जहन में ये टाइमिंग को लेकर, अब इस्तीफे, चुनाव सर पर, इससे आपके जहन में सवाल नहीं आते या ये मनगढ़ंत आरोप है? इसमें नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी घटनाक्रम को लेकर जिस समय वो घटना घटती है, जिन परिस्थितियों में वो घटना घटती है, कौतूहल मन में होता है, क्यूरियोसिटी बहुत आम सी बात है। और राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण क्यूरियोसिटी का लेवल थोड़ा और होता है। देश का जो आम जनमानस है, उनके मन के अंदर भी क्यूरियोसिटी है कि भाई ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि इस समय आकर इस्तीफा देना पड़ा है। और अभी ये तो बताना चाहिए ना सरकार को, हो रही है भाई, सरकार को बताना चाहिए कि नहीं? है ना? नहीं, अब जो भी मसले हैं वो सबके सामने है और हमें लगता है सरकार के लोग और कॉम्पिटेंट लोग निश्चित रूप से इस पर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे और बेहतर तरीके से स्टैंड क्लियर करेंगे। जो एम्बिग्विटी का जो माहौल है और खास करके जो विपक्ष की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ राजनीतिक इसका लाभ मिल सके, मुझे नहीं लगता है कि इसका लाभ उन्हें मिल पाएगा। राजनीतिक लाभ लेने की भी कवायद है क्या? मानव जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ अभिषेक, आपने तो पूरी एक क्रोनोलॉजी भी गढ़ दी कि 4 मार्च को जो पश्चिम बंगाल दौरे पर आए थे, कुछ नहीं मिला, उनको तो लगा कि यहाँ पर कानून का राज कायम है, कोई जंगल राज नहीं है, और वहाँ से खेला शुरू हुआ है। आपने तो अच्छी खासी एक क्रोनोलॉजी जोड़ दी। राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं आप ये? तो सबसे पहले तो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। और आपको पता है ये राजनीतिक फायदा का नहीं, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। जिस देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र का पर्व बोलते हैं, ये पर्व की तरह मनाया जाता है, तो इसके सबसे बड़े जो सुरक्षा और पहरेदार जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं है। और जिस तरीके से हमने जो बात कही, हमने तो सच्चाई प्रतीक करी, हम तो कोई क्रोनोलॉजी की बात ही नहीं कर रहे हैं। केंद्र की सरकार के लोग आते हैं, इलेक्शन कमीशन आते हैं, जिसको हम विश्वास रखता है कि भाई इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता निभाएगी, किसी के पक्ष पे पक्षपात नहीं करेगी। हर चीज के लिए अगर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है तो भाई हुआ क्या? उनको कुछ मिला नहीं। जब उनको कुछ मिला नहीं, उन्होंने कुछ रिपोर्ट नहीं दिया। जब उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया तो इनके जो आला कमान है, जो जमींदार है, उनको तकलीफ हो गई। बोले मैंने तुमको जिस काम के लिए भेजा तुमने वो काम का निर्वाह नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता, या तुम इस्तीफा दो, मैं तुम्हें कुछ और देख लूंगा। ये तरीका है जी। आज जिस तरीके से डिक्टेटरशिप की बात की जाती है कि भाई एक अकेला सब पर भारी है, तो आज उन्होंने दिखा दिया कि इलेक्शन कमीशन भी अकेला है। चीफ इलेक्शन कमीशन 1.5 करोड़ कर्मचारी हैं। एसवाई कुरैशी कह रहे थे ऑटो पायलट पर है, पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है। आप कह रहे हैं 1.5 करोड़ लोग कॉम्प्रोमाइज हो गए। सर सबसे बड़ी बात है, जब अशोक लवासा जी ने बोला ना कि भैया ये जो 2 व्यक्ति हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, इनके ऊपर जब उन्होंने ऑब्जेक्शन जाहिर करी, तो निश्चित रूप से उस समय भी 1.25 करोड़ लोग काम कर रहे होंगे, निश्चित रूप से वो भी ऑटो पायलट में होंगे। लेकिन संवैधानिक रूप से उन्होंने ऑब्जेक्शन दर्ज किया क्योंकि वो वहां प्रेजेंट थे, वो जगह पे वो काबिज थे, उस जगह की मर्यादा है, उस जगह का एक अपना अस्तित्व है, उस शक्ति का प्रदर्शन उन्होंने करा। और उसके बाद क्या हुआ? ये सच्चाई है। आप बोल सकते हैं कि ऑटो पायलट, मुझे ताज्जुब होता है। मैं देखिए, कुरैशी सर बहुत सीनियर है, बहुत सम्मान है उनके, लेकिन मैं उससे ज्यादा सम्मान उस पद का करता हूं। मैं उनसे ज्यादा सम्मान अपने संविधान का करता हूं और हमारी जनता का करता हूं। हम जनता के सामने नतमस्तक हैं। क्या जवाब दे रही है सरकार? क्या प्रेसिडेंस चालू कर रही है मोदी सरकार? ये मोदी शासन जिस तरीके से भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी बन चुकी है आज की डेट में, सारे भ्रष्टाचारों को एक साथ लाके देश को काबिज करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑटो पायलट पर रहता है। तो भाई सब चीज ऑटो पायलट पे है, तो ये जो इतने बड़े, इतने वरिष्ठ, आप अगर हमारे एनालिस्ट अगर बोलते हैं, एक चीज समझ रहे हैं मानव, कि देश की जो संस्थाएं हैं उन पर ऐसे सवाल उठाकर उनकी विश्वसनीयता, आम आदमी का जो भरोसा होता है, उसको शक के घेरे में ला रहे हैं आप। नहीं सर, तो ये बात आपको मानना होगा कि हमारा जो लोकतंत्र है वो बहुत मजबूत है। कोई भी शक, कोई भी क्वेश्चन, यही लोकतंत्र की विशेषता है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता और भारत की विजेता का सवाल है सर। भारत को जिताना है, प्रश्न तो हजारों आएंगे। हम तो चाहते हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां 140 करोड़ लोग
निश्चित रूप से प्रश्न कर सके, वो हर संस्थाओं से प्रश्न कर सके। तो आप बोलना चाहते हैं कि अगर वो प्रश्न कर रहे हैं तो वो उसकी विश्वसनीयता को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। मानव A.K. वाजपेयी भाई, क्यों दिया अरुण गोयल ने इस्तीफा? ये तो पता होना चाहिए देश को। पहले मैं उनका जवाब दे दूं, सप्पल साहब का। जी, बड़े आरोप लगा रहे थे, भूल गए MS गिल, वो भी CEC रहे थे और उसके बाद उनको राज्यसभा दी और फिर मंत्री बना दिया। एक और साहब थे नवीन चावला साहब, वो बाथरूम में से मैसेज पास ऑन करते थे, आपको तो याद होगा। मुझे पूरा याद है, इमरजेंसी के दौरान भी आरोप लगे थे। और उसके अलावा इन्होंने कभी कोई तो मतलब कांग्रेस से सीखा है, एक सेकंड, कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं। मैं उनको जो भाषण दे रहे थे उनको जवाब दे रहा हूँ। हाँ। और इन्होंने तो कभी स्क्रीनिंग कमेटी नहीं बनाई, कभी सोचा भी नहीं, कभी कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी। पर वो स्क्रीनिंग कमेटी को तो शैम बताकर चले गए SY कुरैशी। अरे सुनिए ना जी, एक सेकंड में, अभी ये बता रहा हूँ, पहले तो उनका जवाब दे दूं ना। आप देखिए, इन्होंने जो ये हमको लेक्चर ना दे, इस सरकार की नीयत बड़ी साफ होती है हर काम में। प्लीज, एक तो ये कि कमेटी जो बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ ऑर्डर में, आपने भी कहा कि अनटिल द पार्लियामेंट मेक्स ए लॉ दिस अरेंजमेंट विल प्रिवेल। तो उसकी भी जरूरत क्या है? मतलब प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की कैबिनेट का कोई मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ राय रखकर नेता प्रतिपक्ष के साथ हो जाएगा। मुझे याद है एक बार डिबेट आपने ही रखी थी शायद, तो उसमें मैंने कहा था कि देखिए लोकतंत्र में मर्यादाएं हैं, जुडिशरी की अलग है, एग्जीक्यूटिव की अलग है, लेजिस्लेटिव की अलग है। सो व्हाई टू इनक्रोच द पावर्स ऑफ अदर्स? सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठना चाहेगी? पार्लियामेंट का काम है। आयुक्त का इस्तीफा भाई वो अदालत की तरह आप आ जाओ इस्तीफे, आप इस्तीफे पे असल खेल तो वहां है ना कोई खेल वेल नहीं है। प्लीज डोंट डाउट इट। हर चीज को देखो, जो आदमी डाउट ना करे, जो आदमी का खुद का कैरेक्टर जैसा होगा ना वैसे ही वो करेगा। ये सप्पल साहब नहीं, कैरेक्टर ही सवाल पूछने मैं सप्पल साहब की बात कर रहा हूँ। सप्पल साहब को वही दिख रहा है काला काला कि ये क्या चक्कर, क्योंकि उन्होंने काला पीला किया है। आप देखिए, आइए रिजिग्नेशन पे। आपका जो मेन सवाल है कि ये अरुण गोयल साहब ने रिजिग्नेशन इज ए वॉलंटरी एक्ट। अच्छा, ये वॉलंटरी एक्ट होता है आदमी का। और वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, आयुक्त बन गए, मुख्य चुनाव आयुक्त बनना था 25 में, 28 में रिटायर होना था। बात नहीं करिए, आगे चले गए आप। रिजिग्नेशन इज ऑलवेज ए वॉलंटरी एक्ट। और वो कौन डिस्क्लोज नहीं मानी जो मानव जायसवाल कह रहे हैं, सरकार के हिसाब से नहीं चले। एक सेकंड, सरकार व्यक्तिगत काम में क्या दखल जारी करेगी? अरे नहीं नहीं नहीं, कहां से पकौड़े तलने लग जाते हैं ये लोग, तो इनको तो रहने दीजिए, आप तो समझदार हैं। रिजिग्नेशन जो आदमी करता है, सिर्फ ये उसका हक है कि वो कारण लिखे, बताए न बताए, कि सरकार बताए क्यों रिजाइन के। सरकार के क्या लेने देना उसमें? इट इज इंडिविजुअल एक्ट। प्लीज बातों को गुरदीप, आप कुछ बीच में इंटरवीन करना चाह रहे थे, क्विक इंटरवेंशन। अभी दिबांग शांत बैठे हैं। जनता के दिल में शक की गुंजाइश पैदा न करें, अनलेस देयर इज समथिंग। नहीं, अगर है तो लगाइए आरोप, बताइए क्या कारण है। ठीक है गुरदीप, क्विक इंटरवेंशन। संदीप जी, ये जो मुद्दा है ये तू मैं से ज़्यादा बड़ा है। इस देश में कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया वो समझने की भी ज़रूरत है। अभी आप वाजपेयी जी बोल गए, मुझे कांग्रेस को क्या ज़रूरत है। थोड़ा सा देश की शुरुआत, लोकतंत्र की शुरुआत अभी नहीं हुई, 10 साल पहले नहीं हुई, 20 साल पहले हुई, 1952 में हुई। जब 1952 में पहली बार चुनाव आयोग बना, अगर उस वक्त उसने काम नहीं किया होता, और काम क्या किया, पहली बार पूरे देश के हर अनपढ़ व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को, हर महिला को दुनिया में चुनाव का वोटिंग का अधिकार मिला। और उस वक्त सुकुमार सेन बने इलेक्शन कमिश्नर। संदीप जी, किसी को मालूम नहीं था कि वोटिंग होती कैसे है, देश की जनता को ये मालूम नहीं था कि अनपढ़ व्यक्ति अपने कैंडिडेट को पहचानेगा कैसे, ये मालूम नहीं था कि बैलेट बॉक्स कैसे बनना है, ये मालूम नहीं था कि जो लोगों को रजिस्टर कैसे करना है इलेक्टोरल रोल में। किसी चुनाव देखे नहीं थे इस देश के अंदर, केवल 7-8% पढ़े लिखे जमीन वाले लोग करते थे। अभी थोड़ा सा हमें इतिहास नहीं वर्तमान में आना होगा। अभी दिबांग शांत बैठे हुए हैं। दिबांग, सवाल दरअसल आज की चर्चा के दो हैं। इस्तीफा क्यों दिया, अरुण गोयल बताएं या सरकार बताए? वजह क्या थी, यह हमें पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, या उनका निजी फैसला है? देखिए बिल्कुल वजह पता होनी चाहिए, क्योंकि ये उस तरह से निजी मामला नहीं है। ये बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी में काम करते थे। चुनाव आयोग की बात है, चुनाव सर पर हैं।
ये जरूर होना चाहिए। देखिए, अगर नहीं देते हैं तो क्या सवाल उठ रहे हैं, क्या कयास लग रहे हैं। एक ये बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से व्यवस्था हो रही थी वहां पर उससे वो नाखुश थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नहीं गए, यहां पर आए एक मीटिंग अटेंड की, होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग थी, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक बात ये उठ रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जिस तरीके से शिवसेना दो फाड़ हुई उसमें यह देखा गया कि लेजिस्लेटिव मेजोरिटी किसके पास है, यानी किसके पास ज्यादा सांसद विधायक हैं। यह नहीं देखा गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेजोरिटी किसके पास है, और वही होता रहा है पहले भी, और उस पर उनके विरोध थे। वो चाहते थे कि जैसा पहले होता रहा है वही होना चाहिए। उसी आधार पर एनसीपी में भी फूट हुई। इस पर ये सारी बातें उठ रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जब एसएलपी फाइल की शिवसेना ने, तो उसमें क्या कहा चुनाव आयुक्त ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने? उन्होंने कहा कि ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के तौर पर मैंने किया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं है और इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में आना जरूरी नहीं है। ये जो जवाब गया ये भी इनको नहीं दिखाया गया, जो दूसरे चुनाव आयुक्त थे उनको भी नहीं दिखाया गया, उस पर भी विरोध हुआ। तो क्या लगातार विरोध हो रहे हैं? इस तरह तरह की जो बातें आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि साफ नहीं पता चल रहा कि क्या है। और इन बातों से क्या हो रहा है, जो कुरैशी साहब कोशिश कर रहे थे कि विश्वास जगाना चाह रहे थे वो चुनाव आयुक्त में कि भाई ये ऑटो मोड पे चला आ रहा है, पर आप जब इस तरह के जवाब नहीं देते हो, इस तरह के कयास लगते हैं, मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट छपती हैं, और उससे क्या होता है, उससे एक बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है। सवालिया निशान पैदा होता है चुनाव आयोग पर। इतना जरूरी है चुनाव आयोग, हमारे चुनाव इतने पास करीब हैं, उस पर अगर इस तरह के सवालिया निशान उठते हैं तो ये मेरे ख्याल से और चुनाव में कोई धांधली हो रही है, अनियमितता हो रही है, मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं, उसका फैसला तो अदालत के रूप में तीनों आयुक्तों को करना होता है ना। वो पूरे एक बेंच की तरह काम करते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव के दौरान तो ये होती है, ये ऑटो पायलट पर नहीं हो सकती दिबांग। बिल्कुल 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 वो नहीं हो सकते, वो बहुत जरूरी है और वो हमने चुनाव दर चुनाव देखा है, उसमें वो होना बहुत जरूरी है। और देखिए, बड़ा सवाल जिसका आपने भी उल्लेख किया, ऐसे अधिकारी जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे, रातों रात यहां पर बन गए थे, वो अगर चले जाते हैं तो वाकई में कुछ ऐसा सस्पिशन लगातार होता है। और अगर ये सस्पिशन से आप दूर नहीं रखेंगे चुनाव आयोग को, तो पूरे चुनाव की जो पूरी व्यवस्था जिसका उल्लेख कर रहे थे कुरैशी जी, उस पर सवालिया निशान। एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा, इससे चुनाव की घोषणा में विलंब भी हो सकता है क्या दिबांग, या वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला? देखिए, पहले तो कहा जा रहा था कि 15 तारीख को के आसपास तारीख आ जाएगी चुनाव आयुक्त चुनावों की, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि 15 तारीख तक 2 और उसमें चुनाव आयुक्त जोड़े जाएंगे। और अगर 15 तारीख तक वो जोड़े जाएंगे तो अब कह रहे हैं कि शायद 1 हफ्ते बाद होगा, तो उसमें घोषणा में देर तो होगी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। जो और पहले भी जो डेट थी 15 की, वो भी एक तरीके से कयास थी। ये सारे मामले कयासों पर चल रहे हैं, तो कयासों में देर तो होगी ही, वो एक देर दिखाई देती है। लेकिन उससे मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, जब कहा कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, प्रधानमंत्री होने चाहिए, एलओपी होने चाहिए, उन्होंने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहसें हैं कि चुनाव आयोग वो तो अंतरिम आदेश था, तब तक की सरकार कानून ना बनाए। सरकार ने अब कानून बना दिया, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव से ठीक पहले सवालों के घेरे में आए, ये प्रजातंत्र के लिए कितना शुभ संकेत है।